नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे वो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने खारे पानी की सारी झीलों के ऊपर मेन मेन हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे मीठे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में। ठीक है, उनके ऊपर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जो राजस्थान की आज ही हम बात करेंगे क्या, मीठे पानी की झीलें। आज का जो हमारा सेशन होगा वो ये रहेगा, मीठे पानी की झीलों में हम आज बात करेंगे राजस्थान की पवित्र झील, जिसका नाम क्या है, पुष्कर झील। पहले इसकी बेसिक बात करेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। क्लियर। पुष्कर झील, पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना, यह झील नेशनल हाईवे 89 पर स्थित है या इसके निकट स्थित है। स्थित कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रश्न पूछा गया है, पहली बात आपको याद रखनी है, नेशनल हाईवे। उसके बाद में ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो देखो, ये कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है कि ये अजमेर में, पुष्कर की पहाड़ियों या पुष्कर की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे है, पुष्कर की पहाड़ियों में यह झील स्थित है। और इन्हीं पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी या उसको हम नाला भी कहते हैं, उसका उद्गम होता है। जो हमने नदियां जब पढ़ी थी तब उसके टाइम पे मैंने आपको बताया था, लूनी की जो सहायक नदी है, जहाँ जाके सागरमती और सरस्वती मिलती है, तो वहां गोविंदगढ़ में लूनी कहलाती है। तो इसका नाम क्या, सागरमती नदी। जो कहाँ से उद्गम होता है, पुष्कर की पहाड़ियों से। पहली चीज क्लियर। उसके बाद में हम बात करें इसके निर्माण को लेकर, काफी सारे प्रश्न बने हुए हैं। इसके निर्माण को लेकर काफी सारे प्रश्न हैं। निर्माण की मैं बात करूं तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, यह एक प्राकृतिक झील है, पहली चीज हमें ये याद रखनी है। कैसी है, यह एक प्राकृतिक झील है, पहली चीज हमें ये याद रखना। दूसरी, इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, या मैं बोलूं उद्गार से। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो इस परिस्थिति में हुआ है। दूसरी में बात करूं कि पुराणों के अनुसार, यानी पद्म पुराण है, किसके अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार। इसके अनुसार क्या हुआ, इसके अनुसार ये हुआ दोस्तों, कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प यानी फूल गिरा। ठीक है ना। और उसके गिरने से इस झील का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये स्पष्ट जो प्रमाण मिलते हैं वो पद्म पुराण में मिलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस झील का जो नामकरण है, क्या दोस्तों, नामकरण है। और नामकरण की मैं बात करूं तो कहते हैं पुष्करणा ब्राह्मणों के नाम पर, या पुष्करण ब्राह्मण के नाम पर इस झील का क्या हुआ है, नामकरण
करण हुआ है, ध्यान रखना है। अब इसके जो उपनाम हैं, क्या उपनाम, देखो उपनाम क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रश्न आपके आए हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा तीर्थराज, तीर्थों का मामा तीर्थराज। और भी कई नाम हैं, जैसे कि कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ। इसके अलावा ये प्रयागराज, जो आपके यूपी में पड़ता है, प्रयागराज का गुरु इसे कहते हैं। और भी इसके कई नाम मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। वागम घाटी, यानी वा सॉरी वावन घाटी, वावन घाटी, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील, ठीक है। बहुत सारे नाम मिलते हैं इससे, पुष्कर झील के, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जिनके ऊपर हम बात करें, कि जैसे मैं बात करूं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, यहाँ ये हमने सारी बातें कर ली है, ठीक है। ये आपकी पुष्कर झील के बारे में बेसिकली हमने बात कर लिया है। आगे हम बात करें इसके, इस झील के निकट जो भी घटना स्थिति है उसके बारे में बात करें, यानी तथ्यों की, इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उस पर बात कर लेते हैं। तथ्य, देखो आपको पता है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस झील के निकट विशाल मेला आयोजित होता है। क्या होता है? इस झील के निकट अवसर पर, इस झील के निकट विशाल मेला, विशाल मेला, जिसे क्या कहते हैं, पुष्कर मेला, ठीक है ना। और पुष्कर पशु मेला, यहाँ ऊंटों की खरीद फरोख्त होती है यहाँ पे भी, जो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। और इस मेले को क्या कहते हैं? राजस्थान का रंगीला मेला, राजस्थान का रंगीला मेला किसे कहते हैं? इसी पुष्कर मेले को कहते हैं, जो ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मेला जो है, आय की दृष्टि से, ध्यान रखना, पुष्कर मेले से जो आय होती है, आय, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में ध्यान रखना। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है एक तरीके से, आय की, आय यानी इनकम की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यह राज्य की सबसे पवित्र, यह राज्य की सबसे पवित्र झील है, पहली चीज। इसके अलावा राज्य की सबसे पवित्र झील है। इसके अलावा सबसे प्राचीन, राज्य की बात करें, राज्य की सबसे प्राचीन जो झील, वो कौन सी है? पुष्कर झील है। इसके अलावा
राज्य की सबसे पवित्र यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी एक तरीके से प्राकृतिक झील। ठीक है ना। इसके अलावा यह झील पवित्र तो है लेकिन क्या है, प्रदूषित भी है। यह झील प्रदूषित झील है। अब इसकी प्रदूषित झील है यानी इसके अंदर जो पुष्कर झील में अपन क्या करते हैं, आम जनता स्नान करती है और भी कई मतलब धूप बत्ती वगैरह और पूजा पाठ वगैरह ये सब होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ लोग है ना जो कई चीज़ों का विसर्जन करते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है वो झील। ठीक है। तो उसी प्रदूषित प्रदूषण को कम करने के लिए कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से यहाँ पे क्या की गई थी, इस झील की सफाई की व्यवस्था शुरू की गई थी, जो अपने को याद रखनी है। ठीक है। आगे हम बात करें, इसके अलावा इस झील के निकट और क्या बातें हुई है, देखो क्या क्या। अगर मैं बात करूं, विश्वामित्र ने तपस्या की थी यहाँ पे इस झील के किनारे। विश्वामित्र ने तपस्या की, जिसे मेनका ने भंग किया। इस झील के निकट विश्वामित्र ने क्या की थी, तपस्या की थी दोस्तों। इसके अलावा वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। वेद व्यास, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। ठीक है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। इसके अलावा कालिदास, कालिदास जी तो थे, कालिदास जी द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ या पुस्तक की रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कालिदास ने झील के निकट, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। कौरव और पांडवों का अंतिम मिलन, कौरव व पांडवों का अंतिम मिलन इसी झील के निकट माना जाता है। इसके अलावा महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन। ठीक है। महात्मा गांधी जी की अस्थि को क्या किया गया था, विसर्जन किया गया था, जो आपको याद रखना है। क्लियर। इसके अलावा और क्या बातें हैं, भगवान श्री राम जो थे, कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान, अस्थियां नहीं पिंड है, पिंडदान किए, अस्थियां दान नहीं की थी, ध्यान रखना, क्या की थी, पिंडदान किए थे। ठीक है। इस झील के निकट की मैं बात करूं, इस झील के निकट लगभग 400 से अधिक मंदिर है। इस कारण इसे मंदिरों का घर या मंदिरों का आलय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मंदिरों का घर कहते हैं, या मैं बोलूं मंदिरों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदिरों की नगरी या घर है, आप बोल सकते हो, मंदिरों की नगरी भी इसको कहते हैं। क्लियर।
आगे देखते हैं दोस्तों। ये कुछ बातें जो मैंने आपके सामने कुछ विशेष रखी है, क्या क्या। एक तो विश्वामित्र ने यहाँ क्या की है, तपस्या की है। और किसने भंग की है, मेनका ने। एक वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है इसी झील के निकट। कौरव और पांडवों का अंतिम मिलन किस झील के निकट हुआ, ये याद रखना है। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया गया है। ठीक है। और भगवान श्री राम के जो पिता दशरथ जी थे, उनके भी पिंडदान यही किए गए थे। और इस झील के निकट 400 से अधिक मंदिर है। इस कारण से मंदिरों का घर या मंदिरों की नगरी कहते हैं। आगे बात करते हैं इसके तथ्यों के बारे में। और जो वेद है, कहते हैं वेदों को लिपिबद्ध, प्रश्न आ चुका है, किया गया। क्या किया गया, वेदों को लिपिबद्ध किया गया इस झील के निकट, जो आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न बनता है। ठीक है। और चौहान वंश के एक महान शासक थे, चौहान वंशी अर्णोराज चौहान, उस टाइम पे अजमेर के शासक थे, द्वारा इस झील के निकट, इस झील के निकट वराह मंदिर, इसको बोलते हैं विष्णु मंदिर, वराह मंदिर, या इसे बोलते हैं क्या, विष्णु मंदिर, या इसे बोलते हैं क्या, बैकुंठ, बैकुंठ मंदिर। ठीक है। याद रखना है इसके बारे में भी। का निर्माण, का निर्माण द्रविड़ शैली, कौन सी शैली, द्रविड़ शैली में करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्णोराज ने इस झील के निकट वराह मंदिर, जिसे बैकुंठ मंदिर कहते हैं, जो द्रविड़ शैली का मंदिर है, जो आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इस झील के निकट क्या है, एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर, विश्व का एकमात्र प्राचीनतम मंदिर मैं कह सकता हूं, जो राजस्थान के पुष्कर जिले में है। हालांकि इसके बाद में आपके बालोतरा में भी है, गुजरात में भी है, और कई जगह पे बन चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजस्थान में मुख्यतः जैसे बालोतरा बाड़मेर के आस में है। ठीक है। और आपके राजस्थान में सबसे प्राचीन, भारत में सबसे प्राचीन, विश्व में सबसे प्राचीन जो मंदिर है ब्रह्मा जी का एकमात्र, यानी मैं कहूं विश्व का एकमात्र प्राचीन ब्रह्मा मंदिर, विश्व का तो भारत का भी ये होगा, राजस्थान का भी यही होगा। ठीक है ना। और इसी मंदिर के जस्ट सामने, इसी मंदिर के जस्ट सामने, यानी इसी मंदिर में सावित्री माता का मंदिर भी है, या इसको मैं सरस्वती माता मंदिर ही बोल सकता हूँ। कौन सा, सरस्वती माता मंदिर ही बोल सकता हूँ। क्लियर। सावित्री माता का मंदिर इसी पर स्थित है। और जो ये मंदिर स्थित है, वो याद रखना दोस्तों, रत्नगिरी पहाड़ी पे, पुष्कर की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी, रत्नगिरी पहाड़ी। और कहते हैं कि यहाँ इस रत्नगिरी पहाड़ी से, यानी सावित्री माता के मंदिर से, राजस्थान का तीसरा रोप वे, रोप वे चलाया गया। तीसरा रोप वे जो कहाँ चलाया गया, आपको याद रखना है, सावित्री माता का मंदिर, पुष्कर झील। ठीक है। और
मैं बात करूं, जो ब्रह्मा जी के मंदिर की मैं बात करूं, इस मंदिर के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रह्मा मंदिर को। थोड़ा सा इसका जो निर्माण है, इस मंदिर का जो निर्माण, मंदिर के निर्माण की बात कर रहा हूं दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। तो मंदिर का जो निर्माण किया था, गोकुल चंद पारिक ने किया था। किसने किया था? गोकुल चंद पारिक द्वारा। ठीक है ना? कुछ तथ्यों के अनुसार इसके जो निर्माण है लगभग 10वीं सदी में हुआ है। कब हुआ है? 10वीं सदी में। और किसने किया है? गोकुल चंद पारिक ने किया है। लेकिन इस मंदिर में, मैं बात कर रहा हूं मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने किया है दोस्तों। लेकिन इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना, मंदिर का निर्माण भले ही गोकुल चंद ने किया था, लेकिन मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना की थी वो की थी शंकराचार्य ने। शंकराचार्य द्वारा। यानी मंदिर बनवाया किसने? गोकुल चंद ने। और इसमें मूर्ति की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। क्लियर? जो आपको ध्यान रखना है, लगभग 2005-6 में से, लगभग 2005-6 में, कुछ किताबों में 5 है, कुछ किताबों में 6 है, जो ब्रह्मा मंदिर है उसे राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल किया गया। राष्ट्रीय ओनली, किसकी बात करो? अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय धरोहर सूची में शामिल। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में बात करें? ब्रह्मा मंदिर के बारे में हमने कुछ बातें की है। ठीक है? इसके अलावा और भी हमने आपके सामने कुछ बातें रखी है। इस झील के निकट बूढ़ा पुष्कर और कनिष्क कनिष्ठ पुष्कर भी है। इस झील के निकट क्या है? एक तो बूढ़ा पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर, और एक है कनिष्ठ पुष्कर। कनिष्ठ पुष्कर इस झील के निकट स्थित है, जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे हम बात करें और इसके तथ्यों को लेकर है, और भी कई तथ्य हैं। इस झील के निकट 52 घाट है दोस्तों। पहली चीज, इस झील में कितने? 52 घाट है। जिसमें से जैसे मैं कुछ की बात करूं, कुछ नाम मैं आपको इस थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। जैसे कि विश्राम घाट है, विश्राम घाट। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो 52 घाट हैं। है तो 52 ही, लेकिन मैं कुछ के नाम लिखा दूंगा। जैसे बंसी घाट है, बंसी घाट। ठीक है? और इसके अलावा जयपुर घाट, जयपुर घाट। ठीक है ना? इसके अलावा गो घाट। गो घाट के बारे में एक चीज ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे, तो उनकी जो है अस्थियों का पिंड विसर्जन किया गया था। जो हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे, जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। ठीक है? तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लेने वाले एकमात्र केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन
कहाँ हुआ था? गो घाट में हुआ था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा और कौन सा है? सप्तऋषि घाट। कौन सा घाट? सप्तऋषि घाट। ठीक है ना? और इसके अलावा मुरली मुरली घाट। मुरली घाट। ठीक है ना? इसके अलावा और भी कई घाट है जो आपके सामने मैंने, जैसे कि बद्री घाट, नरसिंह घाट, राम घाट, चिर घाट, महादेव घाट, गणगौर घाट, इंद्र घाट, ठीक है, गांधी घाट, ठीक है ना, बहुत सारे हैं। आगे देखो, तो देखो इनमें जो सबसे बड़ा है वो देख लो। सबसे छोटा, सबसे छोटा घाट, सबसे छोटा घाट वो कौन सा? गो घाट है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कौन सा है? सबसे छोटा घाट जो है गो घाट है। और सबसे बड़ा, 52 घाटों में सबसे बड़ा जयपुर घाट है। सबसे छोटा कौन सा? गो घाट है, जो आपको याद रखना है। और जो गांधी घाट है, एक घाट अपन छोड़ दिए यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा? गांधी घाट। महात्मा गांधी घाट। ठीक है, कौन सा घाट? महात्मा गांधी घाट। इस घाट की मैं बात करूं, ये कौन से नंबर का है? 52वें नंबर का। कौन से नंबर का? 52वां घाट है ये। इसका निर्माण जो बात करें, निर्माण, ठीक है, वो करवाना करवाया था मैडम मेरी, आपकी मेरी द्वारा। ठीक है, और कब करवाया गया था ये प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है कि मैडम मेरी ने इस झील का निर्माण कब करवाया था। तो इस झील का, सॉरी, इस घाट का निर्माण 1911 में करवाया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब मैडम मेरी ने इस झील का, सॉरी, इस घाट का निर्माण करवाया था, मैडम मेरी ने जब इस घाट का निर्माण करवाया था, उस टाइम 1911 में, 1911 में ये कौन सा घाट था? महिला घाट था ये। कौन सा घाट था? महिला घाट। ये ध्यान रखना। मैडम मेरी ने महात्मा गांधी घाट, जिसका पहले क्या नाम था, यानी नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया इसका, यानी 52वें घाट का मूल नाम क्या है? 52वें घाट का मूल नाम क्या है? गांधी घाट, सॉरी, महिला घाट है, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? महात्मा गांधी घाट कर दिया गया। ठीक है, और जो अधिकांश घाट है इस झील के, अधिकांश घाटों का निर्माण, घाटों का निर्माण जो करवाया है वो लगभग 944 में नाहर राव द्वारा, 944 ईस्वी में नाहर राव प्रतिहार द्वारा। ये भी ध्यान रखना। क्लियर? आपके सामने मैंने कुछ बातें इसकी रख दी है। क्लियर? और मैं बात करूं इसके बारे में, इस झील के निकट और क्या है, ध्यान रखना। बर्त्री की गुफा, भर्तहरि की गुफा। भर्तृ का मंदिर कहाँ है? अलवर में है, सरिस्का में है, लेकिन गुफा कहाँ है आपके? यहां मिलेगी, जो ध्यान रखना है। और इसके अलावा कण्वा ऋषि, या मैं बोलूं मुनि का आश्रम है यहाँ, इस झील के निकट, जो आपको याद रखना है। ठीक है ना? इस झील का संरक्षण, इस झील का क्या संरक्षण वो कौन करती है, वो आपको याद रखना है।
RTCDC, RTDC द्वारा इसका क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है। और इस झील का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार वो किसके द्वारा, मराठों द्वारा। इस झील का जो जीर्णोद्धार किया गया वो किसके द्वारा किया गया था, मराठों द्वारा करवाया गया था। लगभग ये करवाया गया था 1809 में करवाया था। कब करवाया गया था, 1809 में मराठों द्वारा इसका क्या करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है। इसके अलावा और क्या बातें, 1997 98 के करीब, कई किताबों में 98 के 97 में कनाडा के, ये प्रश्न आ चुका है, आर्थिक सहयोग से इस झील की साफ सफाई हुई या चल रही है। क्लियर, ये प्रश्न भी आपके आ चुका है, जो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है ना। और औरंगजेब ने झील को काफी बार नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि इस मुगल शासक ने इस झील को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने इस झील एवं मंदिर को काफी बार नुकसान करने का प्रयास किया, करने का, करने का क्या किया, प्रयास किया दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा देखो और भी कई बातें होती हैं। एक तो आपके यहाँ पुष्कर पे राती नाड़ा है, राती नाड़ा जो नाथपंथ वैराग्य शाखा बनी है, यहाँ राती नाड़ा स्थित है, इसके निकट, इसके निकट राती नाड़ा स्थित है। और राती नाड़ा में क्या है दोस्तों, राती नाड़ा के बारे में कहते हैं कि यह नाथ पंथ वैराग की शाखा है। कौन से, नाथ, नाथ पंथ, नाथ पंथ वैराग्य, वैराग्य या वैराग की शाखा राती नाड़ा। ठीक है, ये जो आपको याद रखना है। क्लियर। ये जो झील है ये आपकी कौन सी है, पुष्कर झील है। जो मैंने प्रयास किया है आपके समकक्ष, कुछ तथ्यों को मैंने आपके समकक्ष रखा है, जो आप देख लेना अच्छे से। उम्मीद है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर पुष्कर झील से प्रश्न आया तो। यानी अगर आप झीलों से आप पढ़ाई कर रहे हो, यानी जो आप मैटर लिख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो या देख रहे हो, तो इससे आपका पर्याप्त है। आपका कोई भी एग्जाम, आप राजस्थान के छोटे से बढ़िया एग्जाम भी दोगे तो उनमें आपका एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन अगर झीलों से या जैसे नदियों से या स्थिति विस्तार से प्रश्न आता है तो आपके इन प्रश्नों से, मतलब इन जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि विश्वास आपको रखना पड़ेगा। आप एग्जाम दोगे, वीडियोज यहाँ रहेंगे, कहीं बाहर जाने से रहे, तो आप देख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर आपने कहा था। बस फर्क कितना है कि यहाँ का जो लैंग्वेज एग्जामिनर जो देता है उसको ढंग से समझना है, बाकी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। ये आपकी कौन सी झील हो गई आपके दोस्तों, पुष्कर झील हो गई, जो आपकी एक महत्वपूर्ण झील थी। क्लियर। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या, कि जो बाकी और झीलें हैं, पवित्र झीलें, जयसंबंद है, राजसंबंध है, पिछोला है, फाई सागर है, आना सागर है, नक्की झील है, जो आपकी बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं, करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। किसी भी प्रकार कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट करिए और बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। जय श्री राम दोस्तों।